बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दुआ खान और आप देख रहे हैं प्लेस ऑफ एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम ASI BPS 9 के गैस पेपर का पार्ट 1 देखने वाले हैं, जिसमें हम टोटल 30 MCQs करेंगे। और ये जो MCQs होंगे ये मेरी प्रीवियस आउटलाइन जो मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि ASI BPS 9 की प्रिपरेशन के लिए क्या स्टडी आउटलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपने सबसे पहले देखना है। वो जो ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का आपका पोर्शन है ना, तो उसके हवाले से मैंने आपको यहाँ पे गाइड किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपने सबसे पहले क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है जी, तो चलिए हम MCQs की तरफ चलते हैं। अच्छा, मैं आपको पहले थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दूं कि मैंने किस तरह से इसको कंपोज किया है। मैंने एक स्पेसिफिक टॉपिक पे नहीं बनाया, मैंने जो मल्टीपल इसके सब्जेक्ट हैं जो MCQs में जनरल नॉलेज में पूछे जाते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, पाकिस्तानी स्टडीज़ है, तो ये मैंने सब मिक्स रखे हैं, बट सीक्वेंस में रखे हैं। अब देखिए क्या है कि स्टार्टिंग के अंदर जो कि एक मैंडेटरी सवाल है, कैपिटल से हवाले से लाजमी पूछा जाता है, कैपिटल या करेंसी, तो हम उसके सवाल साथ साथ हर वीडियो में लेकर चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम कुछ कैपिटल्स देख लेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे थोड़ी सी ज्योग्राफी पढ़ते फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के 2 सवाल, जिसमें हम परसेंटेज वाला सवाल देखेंगे, किस तरीके से निकलती है परसेंटेज किसी नंबर की, और देन साथ में एक वर्ड प्रॉब्लम भी देखेंगे। ठीक है, गुड प्रैक्टिस के लिए। फिर हम थोड़े सी इंग्लिश ग्रामर को पढ़ेंगे और फिर से हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी जो है ना वो ज़्यादा क्वांटिटी में पढ़नी पड़ती है, क्योंकि वो बहुत लेंथी होती है, बहुत सारे सवाल हैं जो आ सकते हैं। ठीक है, रिपीट भी बहुत कम होते हैं कभी कभी, तो इसलिए उस पर मेरा फोकस ज़्यादा है। बहरहाल, फिर इस तरह से हम ज्योग्राफी पढ़ने के बाद पाकिस्तानी स्टडीज़ के कुछ MCQs करेंगे। देन उसके बाद पढ़ते पढ़ते हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे अगेन, और ये मैथमेटिक्स का एक और सवाल मैंने यहाँ रखा है, ये भी वर्ड प्रॉब्लम है। देन लास्ट हम जो है इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जिनकी करेंसी के हवाले से अक्सर आता है, थोड़ी बहुत लिटिल बिट उनमें कन्फ्यूजन, जैसे येन योन में थोड़ी सी रहती है ना, तो इन चीज़ों को भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं, कैपिटल से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 1 है। ठीक है जी, द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना, कैपिटल क्या है अर्जेंटीना का, वो है ब्यूनस एयर्स। ठीक है, अच्छा इसकी करेंसी क्या है, इसकी करेंसी है अर्जेंटाइन पेसो। ठीक है, याद रखना, अर्जेंटीना सवाल बहुत रिपीट होता है, ये वाला कैपिटल इसका पूछा जाता है, कभी करेंसी पूछी जाती है, तो इसका राइट आंसर है ए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, विच कंट्री हैज इट्स कैपिटल इन काठमांडू। अच्छा, सवाल को इस तरीके से भी पूछा जाता है कि मतलब कैपिटल दे दिया जाता है और उसका कंट्री पूछा जाता है कि ये जो कैपिटल है ये किस कंट्री का है, जो इस तरीके से आपको दिख रहा है अभी क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, तो जो काठमांडू है ये कैपिटल है, और ये किसका है, ये नेपाल का कैपिटल है काठमांडू। ठीक है, अच्छा, और इसकी जो करेंसी है वो है रूपी इसकी करेंसी है। इसके अलावा अगर यहाँ पे इनको भी देख लें, इन ऑप्शंस को भी, क्योंकि ये एशियन कंट्रीज़ हैं, बहुत आते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। तो ये भूटान है, बेसिकली भूटान का जो कैपिटल है वो है थिम्पू, और ये श्रीलंका है, इसका है कोलंबो, और ये मालदीव्स है, इसका है मेड। ठीक है, ये चारों भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट का कैपिटल क्या है, इजिप्ट का कैपिटल है कायरो, जबकि अलेक्जेंड्रा और ये गिजा ये सिटीज़ ही हैं इजिप्ट के, बट इसका जो कैपिटल सिटी है वो कायरो है। इसके अलावा यहाँ पे ये ओस्लो क्या है, ये भी एक कैपिटल है, बट ये नॉर्वे का कैपिटल है। ठीक है, विच इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। अच्छा, अकॉर्डिंग टू मी। अच्छा, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 4 है, विच डैम इज लोकेटेड ऑन द झेलम रिवर। ये जो डैम्स वाले सवाल हैं, रिवर्स वाले सवाल है ना, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। बहरहाल इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं वो कौन सा डैम है जो लोकेटेड है किस पर, झेलम रिवर पे, तो वो है मंगला डैम। ठीक है, ये है मीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और ये दुनिया का तकरीबन 7th लार्जेस्ट डैम है इन द वर्ल्ड। ठीक है, अच्छा ये टरबेरा डैम है, ये इंडस रिवर के ऊपर है, और ये जो वारसक डैम है ये है पेशावर में, वो जो काबुल रिवर है उसके ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय लैंड एरिया, यानी एरिया के हिसाब से दुनिया में सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है। लेकिन उससे पहले ये बताओ कि कितने कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट है, यानी 7 कॉन्टिनेंट है। स्मॉलेस्ट बाय एरिया है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अच्छा स्मॉलेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, लार्जेस्ट भी पूछा जा सकता है। आपको पता है कि जनरल नॉलेज में स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, डीपेस्ट, हाईएस्ट, ये सारी चीज़ें बहुत आती हैं, तो लार्जेस्ट भी आपको याद रखना है, लार्जेस्ट है एशिया। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, विच माउंटेन रेंज लाइज बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान।
माउंटेन रेंज कौन सी है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में है, तो वो है हिंदू कश माउंटेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, तो वो है रिवर नाइल, यानी बी इसका क्या है राइट आंसर है। और इसकी जो लेंथ है वो 6650 किलोमीटर यानी 6650 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है कोटरी बैराज इज लोकेटेड ऑन विच रिवर ऑफ पाकिस्तान। जो कोटरी बैराज है ये किस रिवर के ऊपर है, तो ये है इंडस रिवर पे, तो इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 9 है विच डेजर्ट लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिंध। ठीक है, इनमें से वो कौन सा डेजर्ट है जो सिंध में है। ठीक है, और सिंध में कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पे। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न वाली साइड के ऊपर है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है थर्ड डिजर्ट, जिसको हम द ग्रेट इंडियन डिजर्ट भी कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस इसका राइट आंसर है ए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द 25% ऑफ 400। ठीक है, किसी भी नंबर का को भी परसेंटेज निकालना हो तो किस तरीके से निकालते हैं, आज हम इसमें ये सीखेंगे बेसिकली। यहाँ पर क्या है 400, ठीक है, ये नंबर है, इसका 25% कितना होगा। बज़ाहिर देखने में तो यकीनन आपको दिख रहा होगा कि 100 जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, 25% 400 का, बट टेक्निकली इसको कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई और नंबर भी हो सकता है, यहाँ पे 350 हो सकता है, 250 हो सकता है, 260 हो सकता है, उसका कोई और परसेंटेज भी बोल सकते हैं। 35% कितना होगा, या फिर इसका 40% कितना होगा, तो आपको मेथड आना चाहिए। तो यहाँ पर इसका बहुत सिंपल मेथड है कि जो परसेंट वाला नंबर है उसको आपने इस तरीके से लिखना है। मैं आपको आसान तरीका बता रही हूँ। 25 के नीचे आपने लिखना है 100। ठीक है, ये हो गया आपका परसेंट में 25। देन मल्टीप्लाई बाय आपने क्या लिखना है, जो नंबर आपको गिवन है जिसका आपको निकालना है परसेंट। तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है जैसे हम हमेशा से करते हैं छोटी मोटी वैल्यूज़ को। तो यहाँ 2 0 हैं, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 4 और 25 डिवाइडेड बाय 1 जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, नीचे 1 है, इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे यहाँ पे फर्दर। तो 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी। क्वेश्चन नंबर 11 है इफ अ पर्सन ट्रेवल्स 80 किलोमीटर इन 4 आवर्स व्हाट इज द एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड मालूम करनी है किसकी, एक बंदा जो 80 किलोमीटर तक चल रहा है, जिसने सफ़र तय किया है, कितने घंटे में किया है, 4 घंटे में किया है। ठीक है, तो अगर 4 घंटे में उसने 80 किलोमीटर का सफ़र तय किया तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, ये सवाल है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है एवरेज स्पीड को मालूम करने का, जो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ रेड कलर ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस, जो कि क्या है हमारा, क्या है 80, और डिवाइडेड बाय, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे पकड़ के ऊपर ले आती हूँ। ठीक है, अब दिख रहा है आप लोगों को, टोटल टाइम। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, टोटल डिस्टेंस कितना है 80 किलोमीटर, जो कि डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है 4। ठीक है, 4 आवर्स। तो इसको अब हम करते हैं सिंप्लीफाई, जैसे कि हमेशा से करते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और क्या बचा 0, यानी 20 किलोमीटर पर आवर क्या है इसकी स्पीड है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर सवाल है चूज अ करेक्ट प्रीपोजिशन इन दिस सेंटेंस। तो यहाँ पे सेंटेंस है माई हाउस इज डैश द एंड ऑफ द स्ट्रीट। तो यहाँ पे जो करेक्ट प्रीपोजिशन इसके अंदर आएगी वो आएगी एट, यानी डी इसका क्या है राइट आंसर, यानी माई हाउस इज एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है चूज द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, इनमें से जो इनकरेक्ट है उसको हटा के जो करेक्ट वाला है उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है शी डोंट गो टू स्कूल। तो शी के साथ जो है वो डोंट नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया इनकरेक्ट। नेक्स्ट है शी डजंट गोस टू स्कूल। तो बेसिकली यहाँ पर शी डजंट के साथ गॉस नहीं आता है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आती है बिना ईएस के। तो यहाँ पे ये भी क्या हो गया इसका इनकरेक्ट, और ये भी इनकरेक्ट। यहाँ पर सी इसका देख लेते हैं, शी डजंट गो टू स्कूल। तो ये क्या है करेक्ट है इसके साथ, तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। इनमें से वो कौन सा कंट्री है जिसको कहा जाता है लैंड ऑफ द राइजिंग सन। तो जापान को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर।
इनमें से वो कौन सा है जो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है? तो बेसिकली सवाल का मतलब समझा दूँ, ट्रिब्यूटरी किसे कहते हैं? जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, नदियों का पानी होता है, वो बड़े से दरिया में जाके गिरता है, तो उसको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो यहाँ पे रावी, झेलम, सतलज, इनका जो पानी है, इन नदियों का जो पानी है, ये जाके इंडस रिवर में गिरता है। तो दीज आर द पार्ट ऑफ इंडस रिवर। बट जो गैंजेस है, ये इंडिया का एक मेजर सेपरेट जो है ना एक रिवर है, तो इसका ट्रिब्यूटरी नहीं है इंडस का, तो इसका राइट आंसर होगा डी यानी गैंजेस। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, विच सी सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम अफ्रीका? यूरोप और अफ्रीका दो सेपरेट कॉन्टिनेंट हैं, इनको कौन सा सी सेपरेट करता है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है मेडिटेरियन सी, यानी ए इसका राइट आंसर है। यूरोप और अफ्रीका को मेडिटेरियन सी सेपरेट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ विच कंट्री? ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ये बेसिकली किस कंट्री में है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के एक साहिल के पास है ग्रेट बैरियर रीफ, तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, पाकिस्तानी स्टडी का एमसीक्यूज है ये। व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ड? ये सवाल बहुत आता है, मुख्तलिफ तरीक़ों से आता है। ठीक है जी, अच्छा, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुई थी? वो हुई थी 1949 में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। अच्छा, और ये किसकी क़यादत में हुई थी? ये लियाकत अली ख़ान की क़यादत में हुई थी। तो बेसिकली ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, जिसको हम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, और जो लियाकत अली ख़ान थे, ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट पीएम। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये क्या थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो कि 1906 में बनी थी? तो इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? वो थे नवाब सलीमुल्लाह, तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड? वो कौन सी कंट्री है जिसकी सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है सी यानी कनाडा। ठीक है, कुछ अराउंड 202,080 किलोमीटर इसकी लेंथ है कोस्ट लाइन की, तो इसकी वजह से इसको लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कंसीडर किया जाता है पूरी दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, द फर्स्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान वाज इम्पोज्ड बाय वूम? तो पहला मार्शल लॉ लगाया था अयूब खान ने, और ये कब लगाया था? 7 अक्टूबर 1958 में, यानी 1958 में इन्होंने ये लगाया था, तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, विच डैम सप्लाइज वाटर टू इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी एंड इज लोकेटेड नियर हरीपुर? वो कौन सा डैम है जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी को पानी सप्लाई करता है और ये हरीपुर के करीब है? तो इसका राइट आंसर है कानपुर डैम। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये कानपुर डैम है जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी को पानी सप्लाई करता है, और ये कहाँ? हरीपुर के करीब है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, अच्छा, विच ओशियन इज द स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया? ठीक है, दुनिया में टोटल 5 ओशियन हैं, कौन कौन से हैं? पैसिफिक, अटलांटिक, आर्टिक और इंडियन और साउदर्न ओशियन। ये 5 ओशियंस हैं, ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, इनके नेम और कितने हैं टोटल। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट कौन सा है बाय एरिया? तो वो है आर्कटिक, तो इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, अराउंड कुछ मेरे ख्याल से 6.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कुछ इसकी जो है ना रेंज है, इसका एरिया है, स्क्वायर माइल्स में, सॉरी। तो ये कुछ मुझे याद आ रहा है, मैंने पढ़ा था एक दफ़ा, तो वो मैंने आपको बता दिया। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 25 है, विच लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन पाकिस्तान? तो यहाँ पे जो लेक है जो कि पाकिस्तान में मौजूद है, जो लार्जेस्ट जिसमें फ्रेश वाटर है, तो उसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 है, विच लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन पाकिस्तान? तो पाकिस्तान में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? तो वो है मानचर लेक। ठीक है जी, और ये वेस्ट ऑफ इंडस रिवर मौजूद है, इसकी जो लोकेशन है वो है इंडस रिवर के वेस्ट साइड पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, जनरल मैथमेटिक्स का सवाल है, वर्ड प्रॉब्लम है। इन अ सेल अ ड्रेस वाज ओरिजिनली प्राइस्ड एट 2000 रुपीज, इफ इट वाज सोल्ड 10% डिस्काउंट, व्हाट वाज द फाइनल प्राइस? ठीक है,
एक शॉप में एक ड्रेस है जो कितने रुपए की है, वो 2000 रुपये की है, और अगर उसको बेचा गया है 10% डिस्काउंट के साथ तो उसका फाइनल प्राइस क्या था। ठीक है, तो फाइनल प्राइस निकालने के लिए हमें ओरिजिनल प्राइस के साथ ओरिजिनल प्राइस को माइनस कर देना है किससे, डिस्काउंट वाली वैल्यू से। अब डिस्काउंट वाली वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। 2000 रुपीज़ का जो 10% डिस्काउंट है वो कितना बना। तो अभी जैसे हमने वीडियो के स्टार्ट में एक सवाल किया था परसेंटेज वाला, ठीक है, परसेंट वाला, तो आपको याद होगा तो किस तरीके से किया था हमने किस तरह से निकालना है डिस्काउंट। 10 को डिवाइड करना है किससे, 100 के साथ, और जो हमारी वैल्यू है, ठीक है, जो कि 2000 है, उससे हमने करना है इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास जो 10% डिस्काउंट की वैल्यू है वो आ जाएगी 200। ठीक है जी, अब क्या है हमारे पास, फॉर्मूला क्या है फाइनल प्राइस को निकालने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ठीक है, इस तरीके से यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट करने के लिए रेड कलर ले लेती हूँ। सेकेंड, रेड कलर में ज़रा अच्छे से दिखता है विजुअल। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो हमारा फाइनल प्राइस है उसका फॉर्मूला क्या होगा, फाइनल प्राइस इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस माइनस और हमारा डिस्काउंट वैल्यू। ठीक है, डिस्काउंट वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ओरिजिनल प्राइस कितना है हमारा 2000 रुपीज़। ठीक है, माइनस करेंगे किससे, 200 से, कितनी वैल्यू बनी, 1800 रुपये। ठीक है, यानी जो आपका ओरिजिनल प्राइस था वो कितना था 2000, 10% डिस्काउंट के बाद कितना हो गया वो 1800। तो इसका जो राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू दिस वो कितना होगा 1800, यानी ए इज़ अ राइट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन इज फोकस्ड ऑन पब्लिक हेल्थ एंड कॉम्बैटिंग पेंडेमिक। ठीक है, पेंडेमिक्स, ठीक है, यानी जो वर्ल्ड वाइड जो एक बीमारी फैलती है उसको पेंडेमिक कहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड काम करती है वर्ल्ड वाइड, वह है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी 20 का राइट आंसर है। ठीक है, इसके अलावा ये है IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिससे हमारा वास्ता बहुत पड़ता है। बहरहाल यहाँ पर सी ऑप्शन में है WTO, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसके अलावा ये है यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इससे रिलेटेड स्पेसिफिकली कि ये किस से रिलेटेड काम करती हैं इसको हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आप इसकी फुल फॉर्म भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान। जापान की करेंसी है येन, यानी 20 का राइट आंसर है। इसके अलावा यहाँ पे यॉन जो है वो चाइना की करेंसी है। बहट जो है ये थाईलैंड की करेंसी है। वोन जो है वो साउथ कोरिया की करेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है, द करेंसी ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील की करेंसी है रियल, यानी 20 राइट आंसर। इसके अलावा पैसो जो है वो अर्जेंटीना, मैक्सिको, इन दोनों में ही जो है ना, इन दोनों की ही करेंसी है, इन दोनों में ही यूज़ की जाती है करेंसी। इसके अलावा डॉलर जो है UK और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा यहाँ पर चलता है, और लिरा जो है वो टर्की में है। ठीक है, टर्की की करेंसी, यहाँ पर हमने सेपरेट इसका MCQs भी दिया हुआ है। द करेंसी ऑफ टर्की इज कॉल्ड, तो इज कॉल्ड लिरा। ठीक है, लिरा चलता है। अच्छा, इटली का पहले ही जो करेंसी थी ना वो लिरा थी, लेकिन अभी जो है ना ये टर्की की करेंसी है लिरा। इसके अलावा यहाँ पे दिनार है, ये जो है ना अरबियन कंट्रीज है उसमें चलता है, जैसे कुवैत है, जॉर्डन है यहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा रियाल है, ये कतर में भी यही करेंसी है, और सऊदी अरब की भी करेंसी है रियाल। पाउंड जो है वो UK, इजिप्ट यहाँ पर इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो इसको लाइक करें, और पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।